कामयाब फार्मिंग के लिए डिलीवरी से 1 महीना पहले और डिलीवरी से 1 महीना बाद और पहले 3 महीने बच्चे के, ये जो संभाल गया वो कामयाब फार्मर है। पिछली टांगों से बैठ जाती है, 100 तक का बुखार हो जाता है, अडर के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जेर फंस जाती है। इस सब की बुनियाद यही मसला है। मेरे पास एक साथी आए, बहुत भले मानस थे और 30 लाख रुपए लेके आए और वो कहते जी मैंने इस तरह सुन्नत पूरी करनी, 9 बकरियां और 1 बकरा लेके जाना है। करीबन 6 घंटे लगे ब्रेन वॉशिंग में, उनको समझाने में कि भाई अभी आप रेडी नहीं है इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत सारे लोग अभी जो यूट्यूब देख रहे हैं वो इनडिसाइसिव होंगे, करना है नहीं करना, करना है नहीं करना। गॉड फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इससे लाखों डॉलर अर्न कर रही है, लेकिन पाकिस्तान इन सब ममालिक की दौड़ में सबसे पीछे क्यों है? पाकिस्तान में गॉड फार्मिंग का फ्यूचर क्या है? ब्रीड के तौर पे, डेयरी के तौर पे कैसे सर्वाइव किया जा सकता है? कौन सी ब्रीड? गुलाबी के एक बड़े खूबसूरत सेटअप में मेरे साथ सर मौजूद हैं। डिटेल से आपके सामने वो शवाहद, वो गुजारिशात और वो मालूमात रखेंगे जिससे ना सिर्फ आप बल्कि आपकी नस्लें गॉड फार्मिंग बड़े अच्छी तरीके से कर सकेंगी और प्रॉपर बिजनेस कर सकेंगी और इससे अच्छी अर्निंग कर सकेंगी। तो लास्ट तक आपने हमारे साथ रहना है। आज की वीडियो बड़ी अहम है। मेरे देखने वालों को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। भाई मेरा नाम मोहम्मद आमिर सरवर फारूक है। गॉड फार्मिंग कैसे प्रॉफिटेबल है? पाकिस्तान में गॉड फार्मिंग किस किस पर्पस से की जाती है और आप किस पर्पस पे कर रहे हैं? गोट फार्मिंग के अगर देखा जाए तो बिजनेस मॉडल तो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। जो दुनिया के अंदर बिजनेस मॉडल्स चल रहे हैं वो ही बिजनेस मॉडल ही हैं जो हम यहाँ पे चला सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस मॉडल जो हैं वो मीट पर्पस है, मिल्क पर्पस है और ब्यूटी पर्पस है। ठीक है, हमारे यहाँ ज़रा ब्यूटी पर्पस थोड़ा ज़्यादा फोकस में रहता है क्योंकि उस पर वो कैपिटल मिल जाता है जो कैपिटल एक फार्मर जो है वो डिमांड करता है। और बाकी शौक में तो जो ज़्यादातर चल रहा है, ज़्यादातर तो ब्रीडिंग सेंटर ही चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ब्रीडिंग सेंटर में तो आपको पता है कि ये काफ़ी अरसे से काम चल रहा है और ब्रीडिंग सेंटर के अंदर जो है वो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसमें तो जानवर उस लेवल के जो कंपटीशन पे पूरा उतरते हैं ब्यूटी के लिहाज से वो बहुत कम है और शौकीन ज़्यादा है। तो वो सप्लाई एंड डिमांड का बहुत बड़ा गैप रहता है, उसमें प्राइसेस बहुत हाई। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि इसके बिजनेस मॉडल मेजर 3 है। कॉस्मेटिक्स पर्पस है, अगर आप डेयरी को यूटिलाइज करके कॉस्मेटिक एंड चीज और दूसरा ब्रीड और तीसरा मिल्किंग है। लेकिन मिल्किंग पे जब बात आती है, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ गॉड मिल्क और है, दुनिया का और है। सर इस हवाले से आगाह कीजिएगा। उसमें सर जो मसले मसाइल आ जाते हैं ना वो आ जाते हैं हमारे यहाँ रिसर्च का फुकदान है। अब मिसाल के तौर पे आपकी बकरी दूध कम देती है ना, तो अगर आप उसके मिल्क का सैंपल लेके लेबॉर्ट्री के अंदर उसकी अगर आप एनालिसिस करें, क्यों तो कम देती है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। अगर आप उसका एनालिसिस करें ना तो उस एनालिसिस के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि अगर आप अपनी फीड में इस चीज़ की मिकदार बढ़ा दें तो आपका मिल्क बेहतर हो जाएगा। यानी कि दूध के एनालिसिस से आपको अपनी खुराक की कमी पता चल रही है। बिल्कुल, ये होता है प्रॉपर लैब के जरिए और यहाँ हमारा गैप है। बिल्कुल, कि हम इसको प्रॉपर साइंस के जो असूल हैं उन पे क्यों नहीं हम पूरा उतर रहे और हमारे पास वो लैब्स अवेलेबल नहीं है। सही है, ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। इसमें जेनेटिक्स का भी किरदार होता है, लेकिन जेनेटिक्स अगर हम एक साइड पे रख दें, जेनेटिक की एक लैब जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर हम इसके अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। वही आप अगर बड़े जानवरों में भी चले जाएँ तो आप देख लें कि हमारी लोकल नस्लें कहाँ पे हैं और इस वक्त जो बड़े बड़े फार्म चल रहे हैं वो किन नस्लों के ऊपर चल रहे हैं। तो वो जो उन्होंने जिन असूलों पे वो चीज़ें डेवलप की हैं और हमसे ले जाके की हैं। बिल्कुल ठीक है, हम जब तक उन असूलों पे नहीं आएंगे तो हम पीछे ही रहेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारी नस्लें थी, बीतल है, ब्लैक है, फिर उसमें मक्खी चीनी ब्रीड आ जाती है, फिर उसमें टेडी आ जाती है, लेकिन सभी को छोड़ के आपने गुलाबी पे फोकस किया और सिर्फ गुलाबी पे ही वर्किंग की। सर क्या खास बात है इसमें? देखिए, जब भी कोई भी इंसान काम करता है ना उसके कई पहलू होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया उसमें दुनियावी पहलू भी होते हैं, उसमें रूहानियत भी होनी चाहिए। एक अच्छा जो पैकेज बनता है ना उसमें आप तमाम एलिमेंट्स को साथ लेके आते हैं। तो मेरा भी स्टार्ट ऐसा ही था कि भी सुनते रसूल है, पूरी करनी है। मैं मतलब मेरा दूर दूर तक कोई इससे रिलेशनशिप नहीं था गोट फार्मिंग से रिलेटेड और सब कुछ, लेकिन जब एक दफ़ा इसमें जंप इन कर दिया फिर मैंने अपनी काविशों को बहुत तेज़ कर दिया, पढ़ाई के लिहाज से भी, हर लिहाज से। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैंने सिंधी भी गुलाबी पे क्यों काम किया, क्योंकि मेरा ये था कि यार अगर हम इतनी रिसर्च, इतनी एफर्ट, इतनी मेहनत करके काम करें तो हम एक ऐसा काम करें कि जो लोगों की मिथ्स को तोड़े। सबसे बड़ी मिथ हमारे ज़हन में ये है कि जी फ़लानी नस्ल फ़लाने इलाके की है, ये इस फ़लाने इलाके के बाहर इसका काम नहीं है।
जब तक हम अभी उसी से नहीं बाहर निकले। बिल्कुल ठीक है, हत्ता के कुछ ऐसी नस्लें हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आई है, और वो प्रॉब्लम क्यों आई है वो भी हमारी अपनी गलतियों की वजह से आई है। हमने इन हाउस ब्रीडिंग की है, एक ही ब्रीडर से पूरे पूरे इलाके ने ब्रीडिंग करवा दी है, और उन्होंने कुछ ऐसे जेनेटिक्स सेलेक्ट कर लिए हैं जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है आउट ऑफ अब मतलब उस इलाके से बाहर जाके। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे राजनपुरी है, उनके साथ ये प्रॉब्लम आई है कि उन्होंने वो ब्यूटी पर्पज़ के लिए काम करने के चक्करों में ना एक ब्रीडर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और वो इन हाउस ब्रीडिंग करते रहे, जिसके वो फिर एक लंबी बहस लेती कमजोर हो गया। हाँ, वो उनकी जेनेटिक्स, जब आप इन हाउस ब्रीडिंग करते हैं आप सिर्फ खूबसूरती नहीं सेलेक्ट कर रहे होते, आप कुछ ऐसे जेनेटिक फ्लॉज भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते, और वो फिर कंटिन्यू हो जाते हैं, फिर वो पूरे वो नस्ल दर नस्ल खराब हो जाती है। सर बिजनेस मॉडल आपने जैसे मेरे व्यूवर्स को बता दिया और आपके बिजनेस, लेकिन ब्रीड पर अब बात करें तो आप एक साल में कितनी ब्रीड अपने फार्म से, कितनी बकरियों से ले चुके हैं, और फिर किस रेशियो से वो मार्केट में सेल होती है? जो ब्रीड है ना भाई, बकरी का अगर आप देखें एवरेज अगर आप निकाल लें ना, तो एवरेज बकरी की जो है ना, वो एक बकरी जो है वो 2 बच्चे दे देती है। कोई 1 देगी, कोई 3 देगी, कोई 4 देगी, कोई 2 देगी। अगर आप एवरेज निकालें ना पूरे फार्म की, तो वो आपकी पर गोट जो है ना वो आपकी 2 किड्स आपके आ जाते हैं सालाना। सालाना नहीं, इसकी है 5 मंथ की प्रेगनेंसी है इसकी। 3 महीने का रेस्ट होता है एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी में, अगर आपकी प्रॉपर फीड हो। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से करें, आप 1.5 साल में 2 ब्रीड ले सकते हैं। सही है। ठीक है, और अगर आपकी प्रॉपर डाइट हो, 1.5 साल में आप बड़े आराम से 2 ब्रीड ले सकते हैं। पिछले साल की अगर बात करें, एक साल में आपने अपने फार्म की कितनी बकरियों से कितनी ब्रीड ली, और फिर उसको कितने में मार्केट में सेल किया? भाई मैंने आपको बता रहा हूँ कि 8 बकरियों से स्टार्ट किया था, और इसके अंदर से मैं तकरीबन 15 से 20 किड्स सेल भी कर चुका हूँ। उसके बावजूद मेरे पास ये 30 से 40 बच्चे आपके पास आपके सामने खड़े हुए हैं, जो मेरे अपने ही हैं। और जो मेरी पिछले विंटर की ब्रीड है, वो इस विंटर में उन्होंने बच्चे दे दिए, और उनके बच्चे भी खड़े हैं, और वो सेकंड टाइम क्रॉस होने के लिए खड़ी हैं। सही है, माशाल्लाह। और एक साल में आपने ब्रीड जो सेल किया है, किस रेट पे सेल किया है? ऑलमोस्ट गुलाबी का जो बच्चा है उसकी रेट कहाँ से शुरू होता है, और एंड लास्ट आपने कहाँ तक सेल किया है? बच्चा सर इसका 50 से 60 हज़ार से शुरू हो जाता है। और बच्चे से मुराद ये है कि हम 3 महीने से कम का नहीं बेचते, और ना रिकमेंड करते हैं किसी को लेके जाए। सही है। उसकी एक वजह है कि एक तो ये जुल्म के ज़िम्मे में आता है कि बच्चे का दूध नहीं पूरा होता, और दूसरे बल्कि है ही जुल्म ये। और दूसरे नंबर पे जिसने लेके जाना है वो जितनी मर्जी मेहनत कर लेगा ना, जब तक उसको माँ का दूध नहीं पूरा मिलेगा, वो इतना कैपिटल दे के जा रहा है, उसके साथ भी ज्यादती है अगर वो इस बात को समझे। लोग लालच छोटे बच्चे का इसलिए करते हैं कि सस्ता मिल जाएगा, वो तो आप इस ब्रीड के अंदर आपको वैसे ही नहीं मिलना, 50-60 से कम तो मिलना ही नहीं है बच्चा। और फिर इंतहा तो फिर आपको पता है हर ब्रीड की, हर शौकीन की कुछ भी नहीं है, इंतहा तो आपको पता है बड़ा बड़ा रेट लग जाता है। बिल्कुल। लेकिन मिनिमम भी आपका बच्चा 50, 60, 70 से शुरू होता है, और वो हम देते हैं 4 से 5 माह 6 माह का बच्चा जो है वो। आपने जो 15 बच्चे सेल किए हैं वो किस किस एज के किए हैं, और कितने कितने डिफरेंस से रेट में किए हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो जिस तरह वकास भाई हैं उकाड़ा वाले, वो एक मतलब उनके पास एक 8 माह का बच्चा गया 1.5 लाख का, उसके बाद एक 6 माह की बकरी गई 90,000 की। इस तरह अगर सारी एवरेज निकाली जाए तो ये तकरीबन एक बच्चा जो है 80,000 से लेके 1 लाख के दरमियान गया है। कोई 60, 70, 80 का गया है, कोई 1.5 का भी गया है, कोई 2 का भी गया है। सही। सर लास्ट पे मेरे देखने वालों को ये बताइएगा कि हर बंदा जब वीडियो देखता है, कॉन्सेप्ट उसका ये होता है यार मैं भी करूं, और हर बंदा पैसों का हिसाब लगा के इस फार्मिंग को करता है। इस फार्मिंग को करने से पहले के प्रोटोकॉल्स क्या हैं? कोई भी बंदा इस फार्मिंग में आने से पहले क्या क्या चीज़ें अचीव करे कि फिर वो इस फार्मिंग में आए? सबसे पहले आपके पास जो है उनको देने के लिए प्रॉपर माहौल होना चाहिए। लोग जो हैं उनकी इब्तदा ये होती है कि जानवर ले आओ। अब उनको खिलाने के लिए चारा नहीं है, उनको देने के लिए शेड नहीं है, जानवर ले आओ। पहले प्रेपरेशन में आप उनके खाने का बंदोबस्त करें, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करें, फिर आप जानवर लेके आएँ। और ये बात आप जहन में बिठा लें, जौन सा मर्जी बिजनेस मॉडल आप लेंगे ना, ये बिजनेस मॉडल जो है ये आपका अगर प्रॉपर तरीके से आप देखें, पूरी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें हर चीज़, कि आप तीसरे साल प्रॉफिट में जाएंगे। पहले 2 साल आपकी जो है वो एफर्ट है, इन्वेस्टमेंट है, आपकी ग्रोथ है।
आप उसे लॉस समझ लें। नहीं, लॉस नहीं आप उसे कह सकते, वो आपकी, जैसे आपने तीसरे साल पे चढ़ना है ना पटड़ी पे, उसके बाद आपने हर साल, क्योंकि ये देखें पीछे से दादी भी 7 बच्चे दे रही होगी, माँ भी 7 बच्चे, परदादी भी 7 बच्चे दे रही होगी, वो आपकी 5-5 नस्लें इकट्ठी बच्चे दे रही होंगी। माशाल्लाह। क्योंकि ये इसमें बरकत क्यों है, ये इसी तरह ही है ना। अगर इसको आप स्पिरिचुअल से निकल के आप इधर दुनियावी सर, साइड एक लोगों का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि एक बकरी, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि जनाब जब भी वो अडल्ट हो जाए उसको दोबारा सेमन रखवा दी जाए, करवा दी जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनका कॉन्सेप्ट ये है कि 1.5 साल से पहले बकरी को ब्रीड के लिए तैयार करवाना ही नहीं चाहिए। आपकी नॉलेज क्या कहती है और इसमें मिथ जो है वो क्या कहती है? सर, मिथ जो है वो इसलिए बन चुकी है क्योंकि हमारे पे हम लोग डाइट पे काम नहीं करते। असल जो कैलकुलेशन है साइंस की वो है 70% ऑफ द एवरेज एडल्ट वेट। एक ब्रीड आपके पास खड़ी है, उसका एवरेज एडल्ट का वेट क्या है, उसका आपने 70% निकाल लेना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एवरेज एडल्ट वेट आता है 60, 65, 70, मैं कह रहा हूँ 70 kg आता है, उसका 70% बनता है 45-50। अब वो 45 से 50 किलो मैं 8 महीने में अचीव कर लूँ, अच्छा। ये मेरी डाइट है, मेरी मैनेजमेंट है। वो मैं 10 महीने में अचीव कर लूँ, वो मैं 12 महीने में अचीव कर लूँ, इसका एज से रिलेशनशिप ही नहीं है। मतलब कि 8 माह में भी उसको करवाया जा सकता है? सर 8 माह की वो खड़ी है पीछे अनीसा, अगर आप वो दिखाएं, मैं उसको 8 माह में क्रॉस हुई थी, 2 दांत नहीं हुई थी, उसने 2 फीमेल्स दी थी पहली बारी में, और अब वो दूसरी बारी क्रॉस हो गई है। सही, जबरदस्त हो गया। लेकिन उसने अपनी एफसीआर उसकी बेहतर थी, उसके जेनेटिक्स भी बेहतर थे, उसकी मैनेजमेंट भी बेहतर हुई, उसको पेचेस वगैरह, वो 8 माह में 45 kg अचीव कर गई। कुछ बकरियां वो 10 में की, किसी ने 12 में की, ठीक है, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो आपकी बकरी तैयार हो जाती है। अगर अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ऐसे जेनेटिक्स हैं कि बकरी 80-90 किलो की है, जो कि बहुत कम होती है, वो आपको 50-55 पे लेके जानी पड़ेगी, लेकिन वो भी मैक्सिमम आपकी 12 से 13 माह में अच्छी डाइट के साथ अचीव हो जाती है। इसका रिलेशनशिप ही आपका वेट के साथ है, इसका रिलेशनशिप एज के साथ नहीं है। जब आप रवायती तरीके से फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिशनली तौर पे तो बस वो 1 साल दी होगी या लवा लो। सर ट्रेडिशनली डाइट नहीं ना पूरी होती सर, कैल्शियम तो फॉस्फोरस रेशो होता है 2:1। लोगों का एक ये कॉन्सेप्ट है कि अगर बकरी फार्मिंग करनी है तो भाई आप चरवाने के बगैर नहीं कर सकते। बल्कि बहुत सारे फार्मर को मैंने ये कहते देखा है, एक्सपर्ट फार्मर को, कि वो कहने बकरियां ने जड़ियां एक थां ते बह के खाण ते एक थां ते बह के उन्होंने वो तो हो ही नहीं सकता, बकरियां नूं चरवाए बगैर बकरी फार्मिंग हो ही नहीं। सर ये बकरी की ये रिक्वायरमेंट होती है मुझे बाहर ले जाके चरवाया जाए, या कि ये फार्मर की जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसकी फाइनेंशियल इश्यूज है, उस पर डिपेंड करता है? ये सर तीन एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। चरवाना जो है ना, चराई जो है, ये सुनते रसूल है, मैंने कभी भी इसके खिलाफ बयान नहीं दिया। लोग दे देते हैं जी जी, जो जिन लोगों की रोजी रोटी लगी हुई है ना फीड के साथ, हमसे भी लोग फीड लेते हैं, मैंने कभी इसके खिलाफ बयान नहीं दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि आप ट्रेडिशनल भी रहें और आपकी जो फॉरवर्ड लुकिंग भी आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। चराई जो है, एक तो हमारे पास उस लेवल की अब चराई नहीं रह गई जी बिल्कुल, सॉरी टू से, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर उस लेवल की चराई अगर किसी को अवेलेबल है भी, तो चराई के कुछ प्लस हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। के तौर पे आप 5 से 7 किलो हरा चारा लेके आते हैं ना, उसमें तकरीबन 1 किलो ड्राई मैटर होता है। अब एक बकरी है वो 100 किलो की, एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए इजीली, उसका हम मिनिमम पे भी आ जाते हैं तो उसको 3 किलो ड्राई मैटर चाहिए। तो 7 3 21 21 किलो पट्ठे कौन खिला रहा है? हरे, कोई भी नहीं, डाइट उसकी पूरी नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे आ जाता गैप, वो जो आप गैप पूछ रहे थे, जो हमारा पूरी इस इंटरव्यू का जो हमारा लुब्बे लुबाब है, कि ये वो गैप है, नॉलेज का गैप है। अगर मैं ये काम भी करना चाहता हूं, मैं उधर के फायदे भी लेना चाहता हूं, मैं एक्सरसाइज भी करवाना चाहता हूं, मैं वॉक भी करवाना चाहता हूं, मैं निबलिंग भी करवाना चाहता हूं, लेकिन फिर मेरे पास इतना ज़हन होना चाहिए कि मैंने इसकी डाइट पूरी करनी, फिर घर आके भी कुछ डालना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, फिर बात वहीं पे आ जाएगी, फिर वो जो आप पैसे बचा रहे हैं वो नहीं बचेंगे अगर आप इसका हक पूरा अदा करेंगे। लेकिन ये इन दी लॉन्ग रन आपको फ़ायदा देगा। जहां उन लोगों के लिए साल में 1 प्रेगनेंसी बड़ी बात है और 3 से 4 प्रेगनेंसी बाद वो बकरी को बूढ़ी कर देते हैं, और ये 1.5 साल में 2 प्रेगनेंसियां देती हैं और 10-10 साल देती रहती हैं, जिसकी डाइट पूरी है। सही, वो प्रोडक्शन तेज हो गई, बिल्कुल, वो आपकी लॉन्गेविटी बढ़ गई, सही, ठीक है। ये तस्वीर के दोनों रुख हैं, उसमें फ़ायदे हैं और इस साइड पे भी फ़ायदे हैं। असल तो यही चीज़ है कि आपने इसका मिलाप किस तरह से करना है, नॉलेज बेस के ऊपर।
अच्छा सर, हर बंदा जब वीडियो देखता है ख्याल उसका यही होता है कि यार मैं ये फार्मिंग करूं, और आई होप कि अभी भी कोई लोग देख रहे होंगे कि यार इतने से पैसों से ही शुरू हो सकता है, तो मैं जाऊं और मैं ये ब्रीड ख़रीद लूं और ख़रीद के फार्मिंग कर लूं। क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए इस फार्मिंग के? देखें, इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है ना कि एक बंदा है, उसके पास एक बजट है, उसकी उसने डिस्ट्रीब्यूशन करनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर वो कहे कि मेरे पास ये बजट है, मैंने इसके सिर्फ एनिमल ही लेके आने हैं, तो वो नुकसान उठाएगा। वो अपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करे कि ये बजट है, इसमें से इतना मैंने शेड पे लगाना है, इतना मैंने खाने पे लगाना है, बाकी मैंने एनिमल्स लेने हैं। ज़्यादा मेन गलती ये होती है कि जिस बंदों के पास जो पैसे होते हैं वो कहते हैं इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानवर खरीद लूँ। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा के लालच के अंदर वो नुकसान उठाता है, क्योंकि वो जब आ जाएंगे उन्होंने तो फिर खाना है, उनको तो इन्वायरमेंट चाहिए, उनको तो मैनेजमेंट चाहिए। वहाँ फिर जब आपके पास वो बाकी बजट ही नहीं बचेगा उस काम को करने के लिए, और आपकी पहले प्री प्लानिंग ही नहीं होगी, तो नुकसान होगा। दूसरे नंबर पे ट्रेंड होता है कि मेरे पास ये अमाउंट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने एनिमल्स आ सकते हैं। ये किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक गलत है। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। एनिमल जो है आप अच्छा लें, लेकिन आप थोड़े एनिमल से स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो अगर कहता है कि मेरे पास मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 लाख रुपए है और मैं 3 लाख रुपए में 30 एनिमल लेके आऊँ, 30 उससे नहीं संभाले जाने नए बंदे से, ठीक है। वो 3 लाख में से 1 लाख की खुराक ले, 1 लाख शेड पे लगाए, 1 लाख के अंदर वो 2 ले आए। पहले वो अपनी बेस तैयार करे। अच्छा जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो आपको गाड़ी मेहरान पे सिखाता है, सीधा फरारी पे नहीं बिठाता। लेकिन अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं आओ भाई सीधा फरारी पे बैठो, क्योंकि मेरे पास फरारियां खड़ी हैं। ये अपने पेशे के साथ बददियानती है। अगर आपने गाइड करना है तो प्रॉपर करें, ठीक है ना, अपना मंजन ना बेचें। आप भी कह रहे थे कि मेरे पास भी एक साथी आए। मेरे पास एक साथी आए, बहुत भले मानस थे, और 30 लाख रुपए लेके आए, और वो कहते जी मैंने इस तरह सुन्नत पूरी करनी, 9 बकरियां और 1 बकरा लेके जाना है, और ये वो फलां। मैंने उनको तकरीबन 6 घंटे लगे उनकी समझ ब्रेन वॉशिंग में, उनको समझाने में कि भाई अभी आप रेडी नहीं है इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपने कभी ये काम नहीं किया। अच्छा खासा बकरा आया था, ज़िबा करते खाते। अल्लाह ताला का दिया बहुत है। अगर यही कुछ करना होता तो मैं अपनी मलेशिया से जॉब छोड़ के तो यहाँ पे आके वालिदैन की खिदमत ना कर रहा होता। मलेशिया से सर की कितना अर्सा जॉब की और किस चीज़ की? मेरा बेसिकली बैकग्राउंड तो बिजनेस ही है, MBA ही है, ठीक है। और मलेशिया के अंदर मैं सिरी पंतास के अंदर था, और मेरी स्टडीज़ भी वहीं से ही हैं। तो फिर वालिद साहब की बीमारी की वजह से और पीछे वालिदैन अकेले थे, तो मैं वापस आ गया सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो ये मैंने अपनी जो इंटेलेक्ट है ना उसको आरे लगाया। सही, ठीक है ना, कि जो ख़ानदानी काम है, और दूसरे काम। ये आपको एक शौक पहले से भी था या कि सिर्फ 3 साल से ये सारा सिस्टम शुरू हुआ? नहीं, मसलन जिस तरह आज बहुत सारे लोग अभी जो यूट्यूब देख रहे हैं वो इनडिसाइसिव होंगे, करना है नहीं करना, करना है नहीं करना, करना है नहीं करना, वो इस तरह का उनका जहन चल रहा होगा। शौक बहुत सारों को होगा, वो डरते होंगे। वो मेरे जैसे डराने वाले की बात सुन ली तो डर गए, कोई बकरा ज़िबा करने वाले की बात सुन ली तो थोड़ा सा हौसला हो गया। ठीक है, काम तो करने से आता है, लेकिन अगर आप सही तरीकाकार अपनाएं तो आप पहले जो है, अगर आपको काम की समझ नहीं है, आप स्टडी भी करें साथ। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई और फील्ड है, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जो है, मैंने अक्सर मैं बात समझाता होता हूँ कि भाई, वो कहते हैं आमिर भाई आप हमें मिल गए हैं, हम करोड़ लगाने के लिए तैयार हैं, हम ये लगाने के लिए। मैं कहता हूँ भाई मैं आपको मिला हूँ, ठीक है ना, मैं आपको क्या कर दूंगा, मैं 2000 सफ़े की किताब लिख देता हूँ कि साइकिल ऐसे चलती है, वो किताब आपके हवाले कर देता हूँ। आप जाके, अगर आपने साइकिल नहीं चलाई, आप जाके एक दफ़ा में चला के दिखाएं, 2-3 बारी गोडे बनाओगे तुम। सही गल, ठीक है, अगर तो वो हिम्मत रखते हैं और वो उस तरह करें। लेकिन अगर आपने मुझसे मशवरा मांगा है तो मैं तो चाहूँगा आपको 1 रुपये का भी नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो वो एक प्रोसेस है। वो आपको अगर साइकिल में बैलेंस करने का पता, आपके यहाँ वायरिंग होगी, को 2-4 सुए लोगे, बिल्कुल, फिर तो समझ आएगी। जो बातें हम समझाते हैं ना, अब हम बचपन में हमें हर कोई कहता था कि ये ठीक है, ये गलत है, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। लेकिन अब हम अगर एक एज के उस हिस्से में पहुंचे हैं तो वो चीज़ें जो वो कहते थे आज हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल, सुनने में तो पहले से आ रही है। सर बकरियों के वाले से एक डर लोगों में होता है, डिजीज़ का, मोर्टेलिटी का, वैक्सीनेशन का प्रॉपर नॉलेज ना होना। जी जी। तो इसके वाले से लास्ट पे आगाह कर दीजिए भाई, वैक्सीनेशन जो है ना, उसके अंदर अगर आप तो क्लोज फार्मिंग कर रहे हैं, आपके जानवर बाहर नहीं जाते हैं, फिर तो आपको सिर्फ 3 ऐसी बीमारियां जिनसे डरने की ज़रूरत है। उसमें एंटेरोटैक्सीमिया है। एंटेरोटैक्सीमिया की कोई तकरीबन 10 स्ट्रेन्स बनती हैं,
ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम स्ट्रेन उसे कहते हैं, ये बैक्टीरिया बेस्ड जरासीम है, ये गट के अंदर र्यूमन के अंदर बनता है, ठीक है। दूसरी पीपीआर है, पीपीआर के अंदर जो है वो आपका जो आपकी चेस्ट है उसकी इन्फेक्शन होती है, साथ आपके छाले निकलते हैं और जानवर डायरिया करता है, वो बहुत गंदी बीमारी है, वायरसेस में सबसे गंदा पीपीआर ही है। और तीसरी है प्लोरोनमोनिया, सीसीपीपी, ठीक है। इनकी मुख्तलिफ टाइमिंग है वैक्सीन्स की, और इनसे बचने का तरीका मुख्तलिफ इसके मेडिकेशंस हैं, उन पे तो अलग-अलग से बड़ी लंबी डिस्कशंस हो सकती हैं। मोटी मोटी बात ये एंटेरोटैक्सीमिया की जो मेन जड़ है ना वो खुराक है। बिल्कुल, जो ये बैक्टीरिया बेस कोई भी चीज़ होती है ना, गट के अंदर दोस्त बैक्टीरिया भी होते हैं, दुश्मन बैक्टीरिया भी होते हैं। जब आपकी डाइट के अंदर टॉक्सिसिटी लेवल ज़्यादा हो जाएगा और आपकी र्यूमन की पीएच डिस्टर्ब होगी, र्यूमन की पीएच ना एक साइड पे एसिडिक होता है, अगर आपने ज़्यादा दाना खिला दिया तेज़ाबियत की तरफ चला जाता है। जो हैवी वेट का काम करते हैं उनके अक्सर ये मसला रहता है एसिडोसिस का, जैसे क्या। दूसरी तरफ अल्कलाइन होता है, जिन्होंने कभी ज़िंदगी च वंडा नहीं पाया उन्होंने र्यूमन अल्कलाइन ही होंगे, वो आप उनका जानवर ज़िबा कर लें तो उनकी ओजरी अंडर डेवलप ही होती है, हत्ता कि जानवर 3-3 साल का हुआ था क्योंकि उन्होंने कभी दाना डाला ही नहीं होता। इसका बैलेंस म्याना रवि, फिर सुन्नत की बात आ गई, हर चीज़ में म्याना रवि। इसका है जी 2:1 है कैल्शियम टू फॉस्फोरस रेशियो, और दाने की रेशियो होती है 70 to 30, मतलब 70% चारा, 30% जो है वो अजनास या वंडा जिसे आप कह लें, ठीक है ना, दानाजात। ये एक बैलेंस है, इस बैलेंस में आप चलें, ह्यूमन की पीएच बैलेंस रखें, ठीक है। और अगर आपने इसकी वैक्सीन करनी तो वैक्सीन भी अवेलेबल है, प्राइवेट भी और सरकारी। और मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आपकी बकरियों के नाम लोगों की बेटियों की तरह के हैं, माशाल्लाह। जी सर, नाम असल में हदीस पाक से ये साबित है कि आप नामों से बुलाया करते थे, तो मेरी कोशिश यही थी कि अगर हमने इससे जो है ना, आप इससे मालूम होता है कि इनके साथ एक इज्जत का रिश्ता रखना भी सभी बच्चों के जो बेच चुके हैं, जो कुर्बानी पे ज़िबा किए हैं, जो इस सभी के नाम थे, सभी के नाम थे। और जब कोई बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होता था हमारे घर में किस तरह से एक इवेंट होता है, भाइयों में जो यहाँ पे हैं मौजूद हैं नहीं हैं हमारे के जी इस बार नाम मैंने अच्छा सर, फार्मिंग में एक और चीज़ है कि सब्ज़ चारा या ड्राई चारा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बकरी, आम देखने में आता है अभी बकरी को सब्ज़ चारा ही डाले जाओ, लेकिन जब प्रोफेशनल फार्मर के पास जाते हैं वो कहते हैं यार बकरी को खुश्क चारे की भी इतनी ज़रूरत है, जबकि गांव में किसी बंदे के वो कहते हैं यार बकरी ਨੂੰ सुक्का नहीं पाईदा, हरिया ही पाईदा। तो आप इसको कैसे हल करते हैं? इसमें अगर आप देखें ना, इसमें बिल्कुल उसी तरह जैसे चराई और क्लोज फार्मिंग है, इसी तरह इन दोनों की अपनी अपनी फ़ायदत है, और इसको आप इम्तजाज करके चलें तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या, सर्दियों में खुश्क चारा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। गर्मियों में आके लोग खुश्क चारे से अवॉइड करते हैं, वैसे हम तो खुश्क चारे पे ही चलते हैं। फ़ायदे नुकसान जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। सब्ज़ चारा जो होता है ना उसके अंदर पानी की मिकदार आपको पता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैंने बताया 5 से 7 किलो में से 1 किलो ड्राई मैटर होता है। जब आप उसको खुश करते हैं, प्रॉपर खुश करने का तरीका है उसको 13% मॉइस्चर पे लेके जाने का। जैसे बाकी अजनास हैं, आप देखें अगर कोई फैक्ट्री आपसे मकई लेती है तो मॉइस्चर लेवल चेक करती 13% पे होना चाहिए, इसी तरह इसका भी 13% पे, 13 से 16 पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्टोर करने का भी एक प्रॉपर तरीका है, आपने फूल नहीं आने देना। यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि उन्होंने खुश करना है तो वो फूल आने देते हैं, जब फूल आता है ना तो क्या होता है कि सारी गज़ाइयत पत्तों से निकल के फूल में चली जाती है। हमें पत्तों में गज़ाइयत चाहिए, फूल आने से कबल। आप मसल आपके 100 बूटों में से आपके 5 पे भी फूल आ गया तो ये बहुत ज़्यादा है, 1, 2, 3 पे फूल आया, फूल आने से कबल ये तकरीबन 40 से 45 दिन का बनता है। अगर आप अल्फा की बात उसको ड्राई करें आप, उसको आपने खुश करना है ताकि आपका पत्ता इंटैक्ट रहेगा, एक तो जल्दी टूटेगा नहीं खुश्क होने के बाद, दूसरा उसमें गज़ाइयत पूरी होगी। अब यहाँ से गलती कुछ लोग कर देंगे, अगर फूल ले आएंगे फिर वो कहेंगे खुश्क चारे ने फ़ायदा नहीं दिया, फिर जो बाजारी खरीदेंगे उसके अंदर जड़ी बूटियों की मिलावट, मट्टी की मिलावट, उससे नुकसान होने का चांस होता है। हरे चारे के अंदर ना जो वाइटामिन होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं। खुश्क चारा जब आप खुश करते हैं तो वो अकेला पानी नहीं उड़ता, साथ विटामिन भी उड़ जाते हैं, ठीक है। आप देखें कोई भी बंदा जो वो खुद काम कर रहा ना उसकी बुराई नहीं करता, मैं दोनों साइडें दिखाता हूँ। मैं खुश्क पे काम कर रहा हूँ, इसमें साथ विटामिन लाजमी है, बहुत शुक्रिया, विटामिन लाजमी है, ठीक है ना। अब लोग जो हरे पे काम कर रहे होते पुराने लोग, उन्होंने कभी विटामिन नहीं डाले होते, लेकिन आजकल के दौर में क्योंकि चराई उस लेवल की नहीं है, सिर्फ हरा डाले रखने से मोर्टेलिटी का भी इशू आ जाता है। सर ड्राई मैटर नहीं ना पूरा होता, मैंने आपको अभी मिसाल से समझाया है कि 100 किलो की बकरी को 21 किलो हरा चाहिए, 21 किलो कौन सी बकरी खाएगी और कैसे पूरा करेंगे आप। मिसाल के तौर पे 100 किलो की बकरी अगर 100 की नहीं 50 की भी है
तो आप 21 का आधा भी कर लें तो 11 किलो खिलाना है, 10 से 11 किलो खिलाना भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। अब उस सब को उसके पूरे जो निज़ामी निज़ाम ने उसको प्रोसेस भी तो करना है ना, उसमें से ग़िज़ाइयत निकाल के बाकी पानी उसके गुर्दों ने निकालना भी तो है ना। और एक चीज़ है कि आप खोया मार के दे रहे हैं, एक मैं आपको आप 5 से 7 लीटर दूध देता हूँ, शायद पीना मुश्किल हो, और 1 किलो खोया देता हूँ तो शायद आप आसानी से खा लें। आसानी से खाएं। तो ये फ़र्क तो है, लेकिन इसमें जो ये मिनरल्स का फ़र्क है ये लोग नहीं समझते। मिनरल्स विटामिन AD3 की कमी रहती है जो खुश्क चारा खाते हैं, और कुछ मिनरल्स की कमी। मिनरल्स आजकल इजीली अवेलेबल हैं, आप अपने वनडे के अंदर उन मिनरल्स का इस्तेमाल करें तो खुश्क चारा बड़े अच्छे तरीके से आप खिला सकते हैं। सही। जो सब्ज चारा है उसमें जो जानवर सब्ज चारा खाता है वो पानी कम पीता है। हमारा जो खुश्क चारा खाता है वो सारा दिन पानी पड़ रहा था, दिन में हम 4 दफ़ा पानी भरते हैं, पानी हमने कभी सामने से उठाया ही नहीं, क्योंकि हम उस रेशो में बनाते हैं, इसलिए हमें कभी पानी उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दाना भी वो खाते हैं तो दाने के साथ फाइबर का इम्तजाज होता है, वो इधर से दाना खाएं, इधर से पानी पिएं, इधर से दाना खाएं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो अकेला दाना नहीं है, उसके साथ हमने फाइबर ऐड किया हुआ, उसको बैलेंस फार्मूला बनाया हुआ। तो इसकी अगर आप टेक्निकलिटी समझ लें तो ये कोई लड़ाई है ही नहीं। ठीक है, अगर आपने मिसाल के तौर पे आपके पास खुश्क चारा था 1 किलो और आपके पास 7 किलो पट्ठे थे और जानवर था आपका 50 किलो का, तो ठीक है, ड्राई मैटर पूरा हो गया। अगर वो 7 किलो पट्ठे भी खा गया, किलो खुश्क भी खा गया, ड्राई मैटर पूरा हो गया। सही है। लेकिन अगर ड्राई मैटर पूरा नहीं हुआ फिर खुश्क और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। उसके अंदर जितनी उसको रिक्वायरमेंट है वो जानी चाहिए, वो जानी चाहिए बस। अच्छा सर, शुरू पे आपने बताया कि आपने बिजनेस मॉडल में कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उसकी डिटेल दीजिएगा, और दीगर मालूमात के लिए अगर कोई बंदा रब्ता करना चाहे तो आपसे कैसे कर सकता है वो भी बता दीजिएगा। प्रोडक्ट्स के अंदर जी जो इसकी डाइट के अंदर जो मेन डिफरेंस वो तो मैंने कुछ डिस्कशन कर दी है, उसको हम बना के देते हैं, बना के भी देते हैं, फार्मूलेशन भी शेयर कर देते हैं। उसके अंदर जो चीज़ा चीज़ें डलनी हैं जो उस लिहाज से फार्मूलेशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उस पर हमने एफर्ट की हुई है। जैसे मिनरल्स की मैंने आपसे बात की, मिनरल्स के अंदर मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स तो आपको शायद अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन वो चिलेटेड फॉर्म में नहीं होंगे। अगर चिलेटेड फॉर्म में हो जाएंगे तो उसके साथ अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे, अमाइनो एसिड के साथ इम्तजाज नहीं मिलेगा, अमाइनो एसिड या सेपरेट मिलेंगे। अमाइनो एसिड अगर मिलेंगे तो र्यूमन कोटेड नहीं होंगे, क्योंकि ये र्यूमनाइड्स हैं, इनको र्यूमन कोटेड चाहिए, इनके र्यूमन के अंदर अमाइनो एसिड्स तबाह नहीं होने चाहिए, बाईपास होकर आंतड़ी में जाके वो टूटने चाहिए। ये हमने बड़ी रिसर्च के साथ हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं, बनाई हुई हैं, मिनरल्स बनाए हुए हैं। बच्चों का मिनरल जो होता है उसके अंदर ऑपोजिट होता है, बच्चे का र्यूमन डेवलप नहीं हुआ होता तो उसको बाईपास नहीं करवाना होता, उसके र्यूमन को डेवलप कराना होता है, तो उसको कोट नहीं करना होता। तो 4 महीने से कम का मिनरल और है, 4 महीने से ऊपर का और है, 4 महीने से नीचे वाले का किड स्टार्टर और है, 4 महीने से ऊपर वाले का और है। ठीक है, इसमें फिर टॉक्सिन बाइंडर आ जाते हैं, वो क्ले बेस होते हैं और यीस्ट बेस होते हैं, DCPs आ जाते हैं, डाई कैल्शियम फॉस्फेट आ जाती है, उसके बाद लिवर टॉनिक्स हैं, उसके बाद जो है ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। इस तरह को हमारी 20 प्रोडक्ट्स लाइन है जो अपनी अपनी इफादियत के लिहाज से। प्रेगना केयर है 5वें महीने की, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि 5वां महीना जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है। फिर क्यों खा जाती है वो, ये ना फिर खा जाती हैं बकरी का जो 5वां महीना है ना, उसमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि अब एक बकरी है, उसके पेट में एक जगह है, उसमें जैसे हमने डिस्कशन की कि उसको 3% ड्राई मैटर चाहिए। अब वो पहले ही बड़े मुश्किल पूरा करी थी, अब वो पेट बच्चों ने ले लिया, अब उसके पास जगह कम हो गई और एनर्जी उसको उससे भी ज़्यादा चाहिए। जहाँ 3 चाहिए था शायद अब 5 चाहिए, अपने लिए भी चाहिए, उन 2 बच्चों के लिए भी चाहिए, उनकी हड्डियों के लिए भी चाहिए, अडर के लिए भी चाहिए और दूध बनाने के लिए भी चाहिए। जो काम वो पहले नहीं कर रही थी, अब उसको वो सारे कामों के लिए एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को निकालने के लिए जो निज़ाम है वो प्रेशर के अंदर है, उसके अंदर वो गुंजाइश नहीं है। इसलिए आखिरी महीने के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके अंदर आप हाई एनर्जी चीज़ें देते हैं कि जो काम आपने एक किलो में से एनर्जी निकलनी वो आपने 1 चमचे में एनर्जी डालनी होती है। वाकई फिर जाके वो असर उसको 5वें महीने में जो बकरी कीटोसिस में चली जाती है, पिछली टांगों से बैठ जाती है, 100 तक का बुखार हो जाता है, अडर के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जेर फंस जाती है। इस सब की बुनियाद यही मसला है कि 5वें महीने की केयर। कामयाब फार्मिंग के लिए डिलीवरी से 1 महीना पहले और डिलीवरी से 1 महीना बाद और पहले 3 महीने बच्चे के, ये जो संभाल गया वो कामयाब फार्मर है। ये सब प्रोडक्ट बेस पे ही होता है। अगर आप ये बगैर प्रोडक्ट के करना चाहें देसी टोटकों के साथ तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसकी कैलकुलेशन निकालना, क्योंकि इसमें साथ आपने डायरिया लगने से भी बचाना होता है। डायरिया लग गया तो आप 1 हफ्ते का आपका नुकसान हो जाता है, जानवर की सारी एनर्जी जो है वो ड्रेन आउट हो जाती है। सर राब्ता कैसे किया जाए? राब्ता भाई 0305 7707605, इसके ऊपर व्हाट्सएप करें, कॉल ना किस टाइम करें? टाइम जिस टाइम जो है आप समझते हैं कि बे टाइम तो आपको भी पता है कि क्या टाइम होता है। ठीक है, वैसे मैं तकरीबन अगर मतलब मेरे पास टाइम फ्री हो तो मैं जवाब तकरीबन सारा दिन ही देता रहता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को कैद नहीं दी। जो जी शऊर बंदा होता है उसको पता होता है कि भाई ये
ये वक्त है बात करने का या नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, आपने मेरे व्यूवर्स के लिए बड़ा कीमती टाइम निकाला। और व्यूवर्स मैं ये समझता हूँ कि गॉड फार्मिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी हल तलब हैं। और अगर आपके पास कुछ सवालात हों, कोई मालूमात हो, अगर आपके पास कुछ मसाइल हों तो आप सर से डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, जो भी आपकी ओपिनियन है आपने कमेंट में लाजमी कहना है। अगर सर की चीज़ें, सर की प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी तो माशाल्लाह कमेंट आपने लाजमी करना है। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।